हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, मैसूर, ऐसी देश में 10-12 मुस्लिम रियासतें थीं, जिसमें राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रही है। धीरे यहाँ पर मौर्य काल के भी अंश मिलते हैं, मालव वंश का भी इसमें मिलता है, गुप्त काल का भी मिलता है, महाभारत कालीन अवशेष भी मिलते हैं। इसके अलावा खेड़ा संस्कृति के अवशेष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इसको जो असल पहचान मिली, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में इसको दोबारा आबाद किया गया और अकबर के ज़माने में यहाँ पर एक तरीके से सोलंकियों की हुकूमत हुआ करती थी। यहाँ पर रजिया सुल्तान की हुकूमत रही, बलबन की हुकूमत रही, तुगलकों की हुकूमत रही। यहाँ जो भी शासक रहे हैं वो अपना गंगा जमुना तहजीब के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना शासन चलाया है। नवाब साहब ने हमें राज पंडित घोषित करा था। सो जैसे कि राज पंडित वो लोग होते हैं जो राजाओं के टाइम के, नवाबों के टाइम के, तो हम उस प्रथा से या उस मंदिर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो प्रथम नवाब थे उनकी बहादुरी के चर्चे तो देश विदेश में काफी रहे हैं। कहते हैं टोंक के राज परिवार में आज भी जितने सदस्य हैं उतने किसी और में नहीं। इनकी संख्या 1-200 नहीं बल्कि लगभग 10,000 बताई जाती है। अब आप सब अपने लीनेज में आप 9वें नंबर पर हैं। जी। कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? जी, जैसे एज यू आर अवेयर, कहानी असल में तो 17 नवंबर 1817 से शुरू होती है, लेकिन कहानी का बैकग्राउंड भी आप ये समझ लो 50 साल और उससे पहले, जैसे कि आपको मालूम है कि वो एक बहादुर लड़का निकला और वो सेनापति बना और उसके बाद नवाब बना। जब नवाब बने, शुरू से अमीर खां, उन्होंने बुनियाद डाली टोंक रियासत की। उसके बाद जो नवाब हुए वज़ीर दौला मोहम्मद अली खां। मोहम्मद अली खां वॉज ए वेरी हाई लिटरेरी पर्सन, तो उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया पोइट्स को और लिटरेरी पीपल को और मुसन्नी राइटर्स को, ऑथर्स को। अमीर खां हुए, उन्होंने सब मुसलमान और हिंदू दोनों को मिला के रखा। वो उसके बाद फिर इब्राहिम अली खां जिन्होंने 63 साल हुकूमत की, उन्होंने पूरा शहर आबाद किया, पूरा ख़ानदान बनाया, जबकि अब रॉयल फैमिली के कम से कम 10,000 मेंबर हैं। और ये रियासत पख्तून है या पिंडारी? क्यों ये पिंडारी की कहानी क्यों आती है? दिस इज एब्सोल्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ए मिस्टेक, दिस शुड बी रिमूव्ड। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पिंडारी तो उनके कुछ फौजी थे जो कि किराएदार, जैसे मर्सनरीज कहते हैं, और ख़ुद वो तो पठान थे, वो पख्तून भी नहीं थे। नो पख्तून, नो पिंडारी। वी वर Pathans from Muradabad, Sambhal, and even before that, we were from Jalalabad, Afghanistan, real Pathan. ये जब आए तो इनके दादा थे काले खां। काले खां आकर और स्वाद बुनेर से और सराय तरीन में बसे। बसने के बाद यहाँ का माहौल देखा कि यहाँ अंग्रेज जो थे दमन करने पर थे और यहाँ के उद्योग धंधों को बिल्कुल नष्ट करने पर थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने पोते को किसान न बनाकर एक सिपाही बनाएं, और उन्होंने उनको सिपाही की तरबियत की। जैसे जैसे मीर खां बड़े होते चले गए, उनमें अंग्रेज़ों के प्रति एक रोष उत्पन्न होता गया। और जब ये बड़े हुए तो उस वक्त जो होलकर सम्राट थे उस वक्त थे तुकोजी सिंधिया। तुकोजी सिंधिया की सेना के अंदर ये आए। उसके बाद इनकी जो कार्य श्रेणी रही उससे खुश होकर तुकोजी सिंधिया ने इनको सरदार बनाया, और जब यशवंत राव होलकर गद्दी पर बैठे तो ये सेनापति बन गए। इसके बाद यशवंत राव होलकर के साथ मिलकर इन्होंने जो मुगल सम्राट उस वक्त थे उनको अंग्रेजों से बचाया और लगभग 2 लाख से 2.5 लाख की सेना का नेतृत्व किया। इनके पास अपनी 200 तोपें थी और लगभग 60,000 सिपाही थे, 8,000 घुड़सवार थे। टोंक, जिसका जितना साहित्य से रिश्ता है उतना ही शौर्य और देशभक्ति से नाता है। तो मीर खां एक वाहिद ऐसे नवाब थे जो ना तो अंग्रेजों को टैक्स देते थे। लेखकों ने लिखा है कि जब मीर खां और इनके एक और सरदार थे करीम खां, जब ये चौथ वसूली के जाते थे तो ये कहा जाता था कि सो जाओ बच्चों वरना मीर खां आ जाएगा। इतना दबदबा राजस्थान में इनका था। पर आप लोग टैक्स नहीं देते थे अंग्रेजों को कभी भी? जी, हम टैक्स नहीं देते थे। और वो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस जब कॉवेनेंट बने, वो मर्ज हुआ, सरदार पटेल
एक एक्ट लेके आए, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट इन 1948, और सबको मर्ज कर लिया। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजपूताना में टोंक स्टेट भी मर्ज हो गई। 48 में सरदार पटेल और दूसरे लीडरों ने पूछा था कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं इंडिया में, तो टोंक के नवाबों ने इंडिया प्रेफर किया कि हम हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं और हम यहीं के औलाद हैं, ये हमारी मादर वतन है, मातृभूमि है। अंग्रेज़ों से ट्रीटी बनी थी अमीर खां की एज ए लीडर ऑफ मराठा, और दूसरी तरफ एज ए लीडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसमें ये कंडीशन थी कि हम खिराज नहीं देंगे और कोई अंग्रेज बगैर इजाज़त के नवाब की दाखिल नहीं हो सकता हमारी रियासत। अच्छा। ये 2 कंडीशन थी उसमें। राजवंश ने लोकतंत्र तक का सफर तय किया। संवैधानिक तौर पर रियासतें और रजवाड़े नहीं रहे। क्या इसके बावजूद कोई जिम्मेदारी रह गई? अपनी फैमिली की कौन सी वो खासियत आपको लगती है, जैसे सबका कोई ना कोई ऐसा ट्रेट होता है जो उसको बाकियों से अलग बनाता है? आप किस चीज में सबसे ज्यादा प्राइड लेते हैं? बहादुरी जी। अब पूरा अंग्रेजों का जहाँ के उनका राज में सूरज नहीं डूबता था, उनसे टक्कर ले ली, उनको 300 बार हराया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सबको मिला के साथ रखा, और तीसरी बात यह है कि वो अब बीच में ज़रा तालीम छोड़ दी थी, लेकिन अब सब तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी रहे हैं, बहुत अच्छी तरह है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने पूरे पावर प्लांट, NTPC के स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, रूरकेला और रिफाइनरीज, हल्दिया और बंगाईगांव और एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, RAPP कोटा, ये सब मैंने अपने हाथों से बनवाए हैं। एंड ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन, मैं तुम्हारी गाड़ी चला दूं तुम्हारे घर तक बगैर ड्राइवर के, सिर्फ रिमोट कंट्रोल से। मतलब आप आज भी टोंक किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, लोगों को क्या दिक्कतें हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं? और क्या लोग भी आपको उस नज़र से देखते हैं कि मतलब नवाब साहब हमारा? अभी तक लोगों को भरोसा है और अभी भी मेरा कहना मानते हैं, और अभी भी हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी करते हैं, लेकिन उसका पूरा नतीजा नहीं, इसलिए एग्जीक्यूटिव पावर तो है नहीं। हम कहते हैं भाजपा से, हम कहते हैं कांग्रेस से, हम कहते हैं आपसे मतलब आपसे नहीं, आप पार्टी से तो लेकिन जितना थोड़ा बहुत नतीजा निकलता है, अब वो एग्जीक्यूटिव पावर तो रही नहीं नवाबों या महाराजाओं के पास, लेकिन जो हमारी सोशल पावर है और जो हमारी ख़ानदानी पावर है, इट इज़ द सक्सेशन एंड ऑल द थिंग्स आर गवर्न बाय दोज खानदानी रूल्स। अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स चलते हैं तो हम नक्शा बदल देते टोंक का। सबसे बड़ी जो बात मुझे आज के टाइम के हिसाब से अच्छी लगती है, वो जो कहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब, कि हिंदू अगर एक आंख है तो मुस्लिम दूसरी आंख है, तो एक आंख से काला नहीं हो सकते थे। तो वो वाला एक रिवाज था कि इतना साथ एक दूसरे को रखते थे कि एक भी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी कैन नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। तो वो एक लर्निंग है जो मैं चाहता हूँ कि आज के दौर में भी एटलीस्ट हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं हम उतना करते हैं, बट आज के दौर में भी ऑन लार्जर स्केल रहे हमारी कंट्री में। इतिहास की विरासत और आज का जो वर्तमान है, जो कामकाज पहले हुआ और जिसका बखान होता है, और आज की तारीख में आजादी के बाद क्या कुछ हुआ है, टोंक की जनता से ये समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आज की राजनीति से उनकी अपेक्षा क्या है। टोंक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सचिन पायलट विधायक हैं, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े का खामियाजा क्या टोंक की जनता को भुगतना पड़ता है? जितनी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, वो सब बड़ा इंडिपेंडेंस से पहले की बनी हुई लग रही है, नवाबों के समय की। बाद में क्या काम हुआ है यहाँ पे? बाद में कुछ नहीं हुआ। हाँ। उसी टाइम का कॉलेज, हॉस्पिटल सब बना हुआ है। हाँ, उसी टाइम बना। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, वो अब सेंटर से हुई है। अच्छा। इन्हों की तरफ से तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो काफी लेट किया है इन्होंने, गहलोत साहब ने। और उसको जो पहले हो जाना चाहिए था उसको अभी तक अब जाके काम चालू हुआ है।
तो गहलोत साहब ने लेट क्यों किया? उस सचिन पायलट की वजह से कि उनका क्षेत्र है? हाँ, यही वजह हो सकती है इसके अंदर। धंधा रोजगार कम है और धंधा रोजगार के परेशानी ज्यादा है। बढ़िया है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। इस बार लगता है सचिन पायलट सीएम बन जाएंगे? हाँ, बन सकते हैं। बन सकते हैं। बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस? अब ये तो समय बताएगा, क्या पता क्या होगा आगे का। बीजेपी की लग रही है उम्मीद तो। हाँ, पर यहाँ टोंक से तो कांग्रेस कहते हैं मजबूत है। नहीं मुझे तो नहीं लग रही है अभी मजबूत। दूसरा आता है, एक साथ दूसरा आता है। क्यों? ये सही है। ये बताइए कि टोंक के विकास के लिए अभी तक किसने काम किया है? आजादी के बाद क्या क्या हुआ है यहाँ पे? अभी जैसे अपने संसद जयंत बोरिया जी हैं, उन्होंने कोई विकास अच्छा काम, जो बीजेपी सरकार रहती है तो काम होता है कंटिन्यूस में, ये है। और कांग्रेस के विकास में कोई विकास नहीं है मैडम। सिविल लाइन डली है, नई पाइपलाइनें डली है। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सचिन पायलट जीते, सीएम जीतेगा, जीतेगा साहब, सीएम बनेंगे? सीएम बनेंगे। हो सकता है जी। पायलट साहब ही सीएम बनेंगे और वो इस बार टोक में वो आएंगे, फिर से विधायक वही बनेंगे। नहीं, विधायक या सीएम आगे चल के सीएम भी बनेंगे। गहलोत बनने देंगे इस बार? बनने देगा, बड़ा भी जाने वाला है। युवा चेहरा बनेंगे, युवा चेहरा है गहलोत, पायलट साहब बनेंगे। तो टोंक के लोगों का ये भरोसा, लेकिन एक उम्मीद भी कि उनके क्षेत्र का विकास भी हो।